वेलकम बैक। सेकंड जो लेक्चर है हमारा ये है पीरियोडिक स्टडी स्टेट या साइक्लिक स्टडी स्टेट के बारे में। जो लास्ट इंट्रोडक्टरी लेक्चर था उसमें हमने ये डिस्कस किया कि पावर इलेक्ट्रॉनिक्स है कि हमारे पास एक सोर्स है और एक लोड है, उनके बीच पावर को प्रोसेस करके लोड के हिसाब से कंपैटिबल बनाता है। एक एक जो मेजर चीज़ मैंने उसमें बताई है आपको कि स्विचेस जो है ये कन्वर्जन होती है यूजिंग स्विचेस, और आगे हम इस चीज़ को डिस्कस करेंगे कि ये स्विचेस होंगे पर्टिकुलरली इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। ठीक है, तो मोर स्पेसिफिकली ये हमारे पास हैं इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस। एक और जो इम्पॉर्टेंट पार्ट है एक पावर कन्वर्टर का, वो है फिल्टर्स, जो कि हम बनाते हैं कैपेसिटर और इंडक्टर से। ये इसके ज़रिए हम फिल्टर्स बनाते हैं, कुछ में फिल्टर्स और कुछ में किसी कन्वर्टर का एक इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है। तो फिल्टर्स जो है इन एडिशन टू स्विचेस, इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस के साथ साथ हमें फिल्टर्स भी रिक्वायर्ड होते हैं पावर कन्वर्जन के लिए। तो ये जो फिल्टर्स हैं, क्योंकि ये एनर्जी को स्टोर करते हैं, लेकिन डिसिपेट नहीं होती, इसमें कोई पावर डिसिपेट नहीं होती। तो अगेन जिस तरह हमने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस की वजह से एफिशिएंसी अगर हाई है, तो फिल्टर्स भी क्योंकि पावर डिसिपेशन इनमें नहीं होती, तो इसकी वजह से जो एफिशिएंसी है वो स्टिल हाई ही रहती है। तो इलेक्ट्रॉनिक स्विचेस प्लस ये जो एल और सी है, इनसे अगर कोई कन्वर्जन के लिए सर्किट बनता है, पावर कन्वर्टर बनता है, तो उसकी अगेन हमारे पास जो इम्पोर्टेंट फीचर है उसका वो क्या है कि इट हैज़ हाई एफिशिएंसी। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम इंडक्टर और कैपेसिटर की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे कि इसका बिहेवियर क्या होता है ड्यूरिंग cyclic or periodic steady state। साइक्लिक या पीरियोडिक स्टडी स्टेट से सबसे पहले मुराद क्या है, किस चीज़ को रिप्रेजेंट किस चीज़ से को हम टारगेट कर रहे हैं, वो मैं यहाँ पे डिस्कस कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास है करंट थ्रू एन इंडक्टर, और वो स्टार्ट हो रहा है किसी करंट लेट्स से आई मिनिमम से, और कुछ टाइम के लिए वो कुछ टाइम के बाद वो आई मैक्सिमम पे पहुंच जाता है, और लेट्स से ये हम कुछ टाइम t1 के लिए है, और उसके बाद ये टाइम t के ऊपर पहुंच जाता है, अगेन वापस अपनी पोजीशन पे चला जाता है आई मिनिमम पे। तो ये अगेन आई मिनिमम पे चला गया, और ये प्रोसेस आगे रिपीट होता रहता है। आई मिनिमम से आई मैक्सिमम पे फिर से पहुंच गया जब t+t1 है, और यहाँ पे फिर से आ गया जब 2t। तो ये करंट थ्रू इन इंडक्टर अगर हम बात करें, तो ये है उसका साइक्लिक उसकी साइक्लिक पीरियोडिक स्टडी स्टेट, या फिर हम पीरियोडिक स्टडी स्टेट या साइक्लिक स्टडी स्टेट, कुछ इसको इक्विलिब्रियम स्टडी स्टेट भी कहते हैं। तो ये इंटरचेंजबली ये वर्ड्स यूज़ होंगे। ठीक, इसी तरह से अगर हमारे पास है किसी कैपेसिटर के क्रॉस वोल्टेज है, तो वो भी लेट्स से किसी मिनिमम वैल्यू से स्टार्ट होके वी मिनिमम से
स्टार्ट होके किसी V मैक्सिमम पे पहुंच जाता है और फिर वहाँ से रिटर्न करता है आफ्टर पीरियड T। ये प्रोसेस आगे चलता रहता है। ये है वोल्टेज अक्रॉस अ कैपेसिटर। सो ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं पीरियोडिक साइक्लिक स्टडी स्टेट के हर एक साइकिल के एंड के ऊपर जिस वैल्यू से स्टार्ट हुआ था करंट वेव फॉर्म इन केस ऑफ इंडक्टर, वोल्टेज अक्रॉस अ कैपेसिटर जिस वैल्यू से स्टार्ट हुआ था उस वैल्यू पे जाके ये साइकिल एंड हो जाता है। ठीक, अब इस साइक्लिक स्टडी स्टेट जो है क्यों इम्पोर्टेंट है इसको समझ लें कि इस साइक्लिक स्टडी स्टेट की एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है जिससे हमें सर्किट एनालिसिस में आसानी होती है। सर्किट एनालिसिस हमारे लिए आसान हो जाता है अगर हम एज्यूम करें कि सर्किट जो है वो पीरियोडिक स्टडी स्टेट के अंदर ऑपरेट कर रहा है। तो जो ट्रांजिएंट स्टेट है उसको पास करके जो इनिशियल ट्रांजिएंट वाला स्टेज है, लेट्स से उसमें कुछ यूं करंट फ्लो कर रहा था, इंक्रीज कर रहा था, और यहाँ से आगे जब पीरियोडिक स्टेट शुरू हुआ तो उसमें स्टार्टिंग और एंडिंग जो है वो सेम होगी। तो ये जो एरिया है जिसमें ये पीरियोडिक स्टडी स्टेट के अंदर इंटर हो गया, तो ये हमारे लिए यहाँ पे सर्किट एनालिसिस जो है, सर्किट को एनालाइज करना वो आसान हो जाता है। ओके, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से ये सर्किट एनालिसिस आसान हो जाती है, उसको डिस्कस करते हैं। तो इन केस ऑफ इंडक्टर हमारे पास जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि एवरेज वोल्टेज क्रॉस द इंडक्टर, एवरेज हम इस तरह से लेते हैं कि 0 से t तक इंटीग्रेट करेंगे पूरे साइकिल में जो फंक्शन है, और t से डिवाइड करेंगे जो पीरियड है। तो ये हमारे पास 0 होता है जब अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं पीरियोडिक स्टडी स्टेट के अंदर एवरेज वोल्टेज। सिमिलरली इन केस ऑफ कैपेसिटर हमारे पास जो एवरेज करंट थ्रू कैपेसिटर है से IC, वो है 0 इन केस ऑफ पीरियोडिक स्टडी स्टेट। तो ये हमारे पास दो इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टीज़ हैं जो कि हमारे लिए सर्किट एनालिसिस को आसान बनाती है। अगर लूप के अंदर जो है इंडक्टर है, ये इसको मैं डिफाइन कर देता हूँ, इट्स एवरेज इंडक्टर वोल्टेज। तो और ये है एवरेज कैपेसिटर करंट। तो अगर हमारे पास किसी लूप के अंदर इंडक्टर है और उसकी करंट जो है वो पीरियोडिक स्टडी स्टेट में है, तो हम ये क्लेम कर सकते हैं कि जो एवरेज इंडक्टर वोल्टेज है वो ज़ीरो है। अगर इसको हम वेरीफाई करना चाहें तो लेट्स से हमारे पास जो करंट है एट ज़ीरो, ये इक्वल है करंट एट t। पीरियोडिक स्टडी स्टेट में ये होगा इंडक्टर करंट एट ज़ीरो एंड इंडक्टर करंट एट t, ये इक्वल है। तो अगर हम इंटीग्रेट करना चाहते हैं, एवरेज फाइंड करना चाहते हैं, इसके लिए मैं एक सिंबल यूज़ कर लेता हूँ, एवरेज voltage across the inductor, and that is 1 over t 0 to t, और जो voltage across the inductor है वो क्या होता है L di over dt। तो
डी टी इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और हमारे पास ये जो एल को हम इंटीग्रल के बाहर लिख देंगे, इट्स डी आई, और इसको फर्दर अगर हम सिंप्लीफाई करें, सो वी हैव एल ओवर टी, एल ओवर टी, एंड यहाँ पे आ जाएगा, सो ये आई एल है, आई एल, और लिमिट्स क्या हैं, 0 to t, तो हम लिख सकते हैं कि एल ओवर टी, आई एल में सब्स्टिट्यूट करेंगे t माइनस फिर आई एल में सब्स्टिट्यूट करेंगे 0। तो अगर हम ऑपरेट कर रहे हैं पीरियोडिक स्टेडी स्टेट के अंदर, तो ये मैंने शुरू में बताया कि ये ट्रू होगा। तो अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब ये डिफरेंस जो है फिर 0 है। तो पीरियोडिक स्टेडी स्टेट के अंदर एवरेज वोल्टेज वो इंडक्टर वोल्टेज वो 0 है। सिमिलरली हमारे पास जो एवरेज कैपेसिटर करंट है वो भी 0 होता है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कैपेसिटर और इंडक्टर की, जो कि हम अपने सर्किट्स में, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स की सर्किट में यूज़ करके अपने एनालिसिस को आसान बना सकते हैं।